आज हम लोग तर्कशास्त्र के आगमन का चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम आगमन के स्वरूप, आगमन की परिभाषा, आगमन की विशेषताएं, आगमन और निगमन में भेद की चर्चा करेंगे। ये हमारा ऑप्शन 1 है और तर्कशास्त्र भारतीय और पाश्चात्य है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तर्कशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है, आगमन और निगमन। आगमन एक प्रकार की अनुमान की विधि है जिससे विशेष तथ्यों के निरीक्षण के आधार पर एक सामान्य सच्चाई पर पहुंचा जाता है। दूसरे शब्दों में यह विशेष से सामान्य सच्चाई निकालने की अनुमान की प्रक्रिया है। उदाहरण के तौर पे हम एक व्यक्ति का को देखते हैं कि वह मरता है। इसी तरह ख व्यक्ति मरता है, ग मरता है, घ मरता है। इसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि इसलिए सभी मनुष्य मरणशील हैं। क का मरना एक विशेष तथ्य है। इसी तरह ख, ग, घ आदि का मरना विशेष तथ्य है। इसके आधार पर जो निष्कर्ष तैयार हुआ वह सामान्य है, क्योंकि वह सभी मनुष्यों के बारे में है। इसी प्रकार हम एक सामान्य सत्य को जानते हैं कि भावुक व्यक्ति स्वार्थी होते हैं। इस अनुमान का आधार विशेष तथ्यों का निरीक्षण है, जहां प्रत्येक भावुक व्यक्ति स्वार्थी निकलता है। इसी प्रकार निगमन में आधार वाक्यों को सत्य मान लिया जाता है। केवल आकारगत सत्यता पर ही विचार किया जाता है। निम्नलिखित न्याय युक्ति से इसे स्पष्ट किया जा सकता है। सभी मनुष्य अमर हैं, सभी राजा मनुष्य हैं। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी राजा अमर हैं। उपयुक्त न्याय युक्ति में आकारगत सत्य तो है, परंतु वस्तुगत सत्य नहीं है। इस युक्ति के निरीक्षण से पता चलता है कि इसका निष्कर्ष वास्तव में असत्य है, क्योंकि इसका बड़ा आधार वाक्य सभी मनुष्य अमर है वास्तव में असत्य है। निगमन में आधार वाक्यों को सत्य मान लिया जाता है। उन्हें सत्य या असत्य सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया जाता। यदि आधार वाक्य वास्तव में सत्य हो तो निगमन द्वारा निष्कर्ष भी निश्चित रूप से सत्य होगा, अन्यथा नहीं। यदि आधार वाक्य वास्तव में सत्य नहीं हो तो निष्कर्ष भी सत्य नहीं होगा, क्योंकि निगमन में तो केवल इस बात पर अधिक बल दिया जाता है कि युक्ति में निष्कर्ष न्याय के नियमानुसार निकला है या नहीं, अर्थात युक्ति में आकारगत सत्ता है या नहीं। तर्कशास्त्र का लक्ष्य आकारगत और वस्तुगत दोनों ही प्रकार की सत्यता से है। अतः अब प्रश्न उठता है कि आधार वाक्यों की वस्तुगत सत्यता कैसे स्थापित हो। इसके लिए आगमन की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य वस्तुगत सत्य की पुष्टि है। विशेष तथ्यों या घटनाओं के निरीक्षण के आधार पर सामान्य वास्तविक तर्क वाक्यों की स्थापना करने की प्रक्रिया आगमन कहलाती है। जैसे हम कुछ हंसों का निरीक्षण करते हैं और यह देखते हैं कि वे सभी सफेद हैं। अतः कुछ देखे हुए सफेद हंसों को देखकर यह अनुमान लगाना कि सभी हंस सफेद होते हैं आगमनात्मक अनुमान कहलाता है। अब हम आगमन की परिभाषा देंगे। कोहिन और नागिल के अनुसार आगमन अनुमान का वह प्रकार है जिसमें हम विशेष से समान तर्क वाक्यों की ओर जाते हैं। जैसे हम कई लाल रंग के बालों वाले व्यक्ति को देखते हैं जो क्रोधी स्वभाव के हैं, इसलिए ये निष्कर्ष निकालता है कि सभी लाल रंग के बालों वाले लोग क्रोधी स्वभाव के हैं। इसी प्रकार जॉयस ने आगमन की परिभाषा में कहा है कि आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया है। उपयुक्त परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि आगमन एक प्रकार का अनुमान है। इसमें आधार वाक्यों से निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है और इसके आधार वाक्य
विशेष घटनाओं तथा तथ्यों के निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं। अतः आगमन का लक्ष्य ऐसे समान तर्क वाक्यों की स्थापना करना है जो वस्तुगत सत्यता रखते हैं। आगमन विशेष घटनाओं के निरीक्षण के आधार पर सामान्य वास्तविक तर्क वाक्यों की स्थापना करता है और उनके वस्तुगत सत्य का अनुसंधान करता है। अब हम आगमन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसकी चर्चा करेंगे। आगमन की निम्नलिखित विशेषताएं। सबसे पहले आगमन की यह विशेषता है कि आगमन का उद्देश्य एक सामान्य और वास्तविक तर्क वाक्य पर पहुंचना है। इस बात की पूर्ण व्याख्या इस प्रकार से दे सकते हैं। नंबर पहला, आगमन का उद्देश्य एक तर्क वाक्य तैयार करना है। हम जानते हैं कि तर्क वाक्य दो पदों के बीच का संबंध का कथन है। ये पद उद्देश्य और विधेय कहलाते हैं और संबंध विधानात्मक और निषेधात्मक हो सकता है। जैसे सभी विद्वान उदार हृदय वाले होते हैं, ये एक विधानात्मक तर्क वाक्य है। कोई राजनीतिक परोपकारी नहीं होते, ये एक निषेधात्मक कथन है, तर्क वाक्य है। इसी प्रकार के तर्क वाक्यों को तैयार करना आगमन का कर्तव्य है। नंबर दूसरा, तर्क वाक्य दो प्रकार के होते हैं, विशेष तर्क वाक्य और सामान्य तर्क वाक्य। विशेष तर्क वाक्य किसी सच्चाई को कुछ वस्तुओं के बारे में कहता है और इसका उद्देश्य थोड़ी मात्रा में होता है। जैसे कुछ मनुष्य दयालु होते हैं। अब यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे तर्क वाक्यों की कोई विशेष वैज्ञानिक कीमत नहीं होती, क्योंकि यह सच्चाई सभी वस्तुओं के बारे में नहीं है। इसलिए आगमन सामान्य तर्क वाक्य तैयार करना चाहता है, क्योंकि यह एक जाति की सभी वस्तुओं के बारे में सच्चाई पेश करता है। समान तर्क वाक्य का तार्किक गुण यह है कि इसका उद्देश्य पूर्ण संख्या में होता है। जैसे सभी पंजाबी मेहनती हैं, सभी महान व्यक्ति सदाचारी होते हैं। आगमन ऐसे तर्क वाक्य बनाना चाहता है जो सामान्य हो। नंबर तीसरा, समान तर्क वाक्य दो प्रकार के हो सकते हैं, शाब्दिक तर्क वाक्य और वास्तविक समान तर्क वाक्य। इन दोनों प्रकार के तर्क वाक्यों का अंतर इस प्रकार है। शाब्दिक तर्क वाक्य में विधेय उद्देश्य की परिभाषा का भाग होता है, अर्थात उसके अर्थ से निकलता है, और यह तर्क वाक्य उद्देश्य शब्द के अर्थ का ही फैलाव मात्र है। कोई नई बात नहीं कहता, केवल ज्ञात बात को ही स्पष्ट करता है। इसलिए ये शाब्दिक तर्क वाक्य वैज्ञानिक कीमत नहीं रखता। जैसे पंजाबी पंजाब के रहने वाले हैं, यह त्रिकोण 3 भुजाओं वाली आकृति है। अब इनमें कोई नई सूचना प्राप्त नहीं होती। दूसरी ओर वास्तविक तर्क वाक्य एक नई सच्चाई देता है। इसका विधेय उद्देश्य के अर्थ से नहीं निकलता, अर्थात उसकी परिभाषा नहीं होती, अपितु आकस्मिक गुण होता है। यह ज्ञान केवल तथ्यों के निरीक्षण पर आधारित होता है। जैसे पंजाबी मेहनती होते हैं। अब मेहनती होने का गुण पंजाबी की परिभाषा से नहीं निकलता, अपितु यह तो निरीक्षण का विषय है। ऐसी सामान्य और वास्तविक सच्चाइयों पर पहुंचना आगमन का उद्देश्य है। आगमन की दूसरी विशेषता, इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आगमन विशेष तथ्यों के निरीक्षण पर आधारित है। यह बात आगमन की पहली विशेषता से निकलती है, क्योंकि आगमन का उद्देश्य वास्तविक तर्क वाक्य प्राप्त करना है। यह वास्तविक सच्चाई तथ्यों के अनुकूल होनी चाहिए। इसलिए आगमन को इन तथ्यों का निरीक्षण करना पड़ता है। आगमन का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि सच्चाई सदा तथ्यों के अनुकूल होनी चाहिए। तथ्य अनुकूलता द्वारा ही आगमन वस्तु का सच्चाई प्राप्त कर सकता है। कोई कथन तथ्य के अनुकूल है या नहीं, इस बात की परख केवल निरीक्षण द्वारा ही हो सकती है। आगमन अपने सामान्य निष्कर्ष को भी
विशेष तथ्यों पर आधारित करता है। इसके लिए भी उसे तथ्यों का निरीक्षण करना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि इस समय बाहर वर्षा हो रही है। इस बात की वस्तुगत परीक्षा करने के लिए हमें उसी समय बाहर जाकर देखना पड़ेगा। यदि वर्षा हो रही होगी तो ये कथन सत्य होगा, अगर वर्षा नहीं हो रही होगी तो ये कथन सत्य नहीं होगा। इससे ये स्पष्ट हो गया कि आगमन का आधार तथ्यों का निरीक्षण है। इसको आगमन का वस्तुगत आधार कहते हैं। आगमन थोड़े तथ्यों के आधार पर सब तथ्यों की ओर छलांग लगाता है। इसको आगमनिक कुदान भी कहते हैं। ये आगमन की तीसरी विशेषता है। आगमन को इस छलांग पर आधारित होना पड़ता है क्योंकि इसकी समस्या विशेष तथ्यों के आधार पर समान निष्कर्ष प्राप्त करना है। ये तभी हो सकता है जब कुछ तथ्यों को देखकर निष्कर्ष सभी तथ्यों के बारे में निकाला जाए। अब जहां तक संभव है वह यह है कि मनुष्य अपने निरीक्षण द्वारा केवल थोड़े ही तथ्यों या प्रकृति की घटनाओं को देख सकता है। एक जाति का संपूर्ण निरीक्षण असंभव है। जैसे अगर वनस्पति विज्ञान में तुलसी के पौधे के बारे में अनुसंधान करना है तो संसार के सारे तुलसी के पौधों का निरीक्षण नहीं हो सकता। तो ये पौधे भूतकाल में भी थे, भविष्य में भी होंगे, उन सभी का निरीक्षण तो असंभव ही है। इसलिए एक ही रास्ता है कि वह ये कि आगमन नमूने के तौर पर एक जाति के कुछ तथ्यों या वस्तुओं को देखे और उनके ज्ञान के आधार पर उन जैसे सभी तथ्यों के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचे। अर्थात आगमन को दृष्ट तथ्यों के आधार पर सभी तथ्यों की ओर, जिनमें दोनों दृष्ट और अदृष्ट तथ्य शामिल हैं, छलांग लगानी पड़ेगी। इसके बिना यह विशेष से सामान्य कोई और नहीं जा सकता। विशेष से सामान्य कुछ से सब की ओर जाने की प्रक्रिया को आगमन की छलांग कहते हैं। प्रत्येक उचित प्रकार के आगमन में इस आगमन छलांग का होना आवश्यक है। आगमन कारणता और प्रकृति की एक रूपता के नियम पर आधारित है। ये आगमन की फोर्थ विशेषता है। ये नियम आगमनात्मक अनुमान के मौलिक नियम है। आगमन इन नियमों को सत्य मान लेता है क्योंकि इनको यह सिद्ध नहीं कर सकता। आगमनात्मक तर्क इन्हीं नियमों पर निर्भर होता है। आगमन के लिए इन दोनों नियमों में विश्वास रखना इसलिए आवश्यक है कि ये विशेष के आधार पर समान निष्कर्ष निकालना चाहता है। ये तार्किक आधारों पर तो संभव नहीं है जब तक कि कोई समान नियम इस कार्रवाई को प्रमाणित न करे। दृष्ट के आधार पर सबकी ओर जाना, जबकि सब में दृष्ट और अदृष्ट शामिल है, इन नियमों के आधार पर ही उचित होता है। क्योंकि जब कुछ दृष्टांतों में हम देख लेते हैं कि क ख का कारण है और क और ख सदा आगे पीछे होते रहते हैं, तो हम एक समान निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि सब का कहा है। कारणता का नियम आगमन के निष्कर्ष को पक्का या निश्चित बनाता है। जैसे मच्छर के काटने से मलेरिया ज्वर होता है, और प्रकृति की एक रूपता का नियम सामान्यीकरण का आधार बनता है। जैसे कुछ सिगरेट पीने वाले व्यक्तियों को फेफड़े का कैंसर होता है तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा सभी को होगा। ऐसे ये सिद्ध होता है कि आगमन को कारणता और प्रकृति की एक रूपता के नियमों पर आधारित होना जरूरी है। ये नियम आगमन के आकारगत आधार गिने जाते हैं। अब हम आगमन और निगमन में अंतर की चर्चा करेंगे। आगमन और निगमन में अंतर जानने से पहले हमको आगमन और निगमन में संबंध को जानना आवश्यक है। आगमन और निगमन में परस्पर अटूट संबंध है क्योंकि ये दोनों तर्कशास्त्र के ही दो भाग हैं। वास्तव में ये दोनों कार्रवाइयां एक दूसरे पर ही आश्रित है और एक दूसरे के उद्देश्य में साझी है। आगमन और निगमन में संबंध इस प्रकार है। आगमन और निगमन दोनों का उद्देश्य
सतता की प्राप्ति है। यह अलग बात है कि इस सतता को प्राप्त करने के लिए ये दोनों पृथक पृथक विधियों का प्रयोग करते हैं। आगमन यह देखता है कि कोई बात तथ्यों के अनुकूल है या नहीं, क्योंकि इसका उद्देश्य वस्तु का सतता प्राप्त करना है। और दूसरी ओर एक निगमन यह देखता है कि कोई बात आत्मसंगत है या कि नहीं, अर्थात उसमें विरोधाभाव तो नहीं है, विरोध भाव तो नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य आकारगत सत्यता को प्राप्त करना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इनके उद्देश्य क्रमशः वस्तुगत सत्यता और आकारगत सत्यता है, परंतु एक बात सरल है कि पूर्ण सत्यता दोनों को मिलाकर ही बनती है। यदि कोई बात वस्तुगत सत्यता रखती है परंतु आकार में तर्कसंगत नहीं है तो वह अशुद्ध है। इसी तरह यदि कोई बात आकारगत सत्यता रखती है परंतु वस्तुगत सच्चाई नहीं रखती तो वह भी गलत है। पूरी तरह सत्य होने के लिए एक बात को न केवल आकारगत रूप से सच्चा होना चाहिए अपितु वस्तुगत रूप से भी सच्चा होना जरूरी है। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि निगमन और आगमन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और परस्पर मिलकर पूर्ण सत्यता प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए इन दोनों का उद्देश्य एक ही है और वह है पूर्ण सच्चाई की प्राप्ति। इसी प्रकार आगमन और निगमन एक दूसरे पर आधारित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि निगमन सामान्य से विशेष की ओर जाता है और आगमन विशेष से सामान्य की ओर जाता है। इसकी दिशाएं भिन्न हैं, परंतु जो कदम या पड़ाव सामान्य से विशेष की ओर जाने में आते हैं वही विशेष से सामान्य की ओर जाने में भी आते हैं। इसलिए दोनों एक ही मार्ग को तय करते हैं, केवल उनकी दिशा का अंतर अवश्य होता है। जब हम पर्वत के ऊपर जाते हैं और जब हम उसी पर्वत से नीचे उतरते हैं तो मार्ग तो वही रहता है। प्लेटो तो इन दोनों को मिलाकर एक ही कार्रवाई में रखते हैं कि ज्ञान एक जाल की तरह है जिसमें जहां से इच्छा हो चल पड़ो, वहां से ऊपर नीचे इधर उधर चारों ओर जा सकना चाहिए। वास्तव में जब सामान्य से निगमनात्मक कार्रवाई द्वारा विशेष निकाला जाता है तो वह विशेष सामान्य में ही अंतर्निहित था, केवल अव्यक्त को व्यक्त बना दिया गया है। इसी तरह जब आगमन विशेष से सामान्य की ओर जाता है, वास्तव में सामान्य उस विशेष में छिपा पड़ा रहता है जो बाहर निकाला जाता है। इस तरह निगमन और आगमन एक ही तरह की प्रक्रियाएं हैं। यदि निगमन सामान्य से विशेष की ओर जाता है तो आगमन उसको ऐसा करने के लिए सामान्य तर्क वाक्य देता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। आगमन और निगमन को एक ही प्रक्रिया की समझ लेना की गलती लेकिन हमको नहीं करनी चाहिए। तो आगमन और निगमन में बहुत से अंतर भी हैं। सबसे पहला अंतर है आगमन और निगमन प्रतिकूल कार्यवाहियां हैं। निगमन सामान्य से विशेष की ओर जाता है परंतु आगमन विशेष से सामान्य की ओर जाता है। निगमन में कुछ समान तर्क वाक्य पहले से ही ज्ञात होते हैं। इनके आधार पर निगमन विशेष निष्कर्षों पर पहुंचता है, अर्थात यह सबसे कुछ की ओर जाता है, यह ऊपर से नीचे उतरता है। परंतु इसके बिल्कुल विपरीत आगमन में विशेष तथ्यों का निरीक्षण किया जाता है और उनके आधार पर समान निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। इस तरह आगमन कुछ से सबकी ओर जाता है, यह नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। इस तरह ये दोनों विपरीत दिशा में जाने वाली प्रक्रियाएं हैं। आगमन और निगमन का दूसरा अंतर यह है कि इन दोनों के उद्देश्य भिन्न हैं। निगमन का उद्देश्य आकारगत सत्यता है और आगमन का उद्देश्य वस्तुगत सत्यता प्राप्त करना है। निगमन का मूल तंत्र है कि तर्क विरोध भाव से रहित होना चाहिए। यह देखने के लिए निगमन तर्क के आकार को परखता है और देखता है कि यह आत्मसंगत है या नहीं।
क्योंकि आत्मसंगति तर्क का प्रमाण है और सत्यता का भी प्रमाण है। इस तरह निगमन आकारगत सत्यता प्राप्त कर पाता है। दूसरी ओर आगमन का मूल मंत्र है तथ्य अनुकूलता। ये देखता है कि कोई तर्क तथ्यों के अनुकूल है या कि नहीं। निरीक्षण और प्रयोग द्वारा तथ्य अनुकूलता को परखता है और वस्तुगत सत्यता को प्राप्त कर पाता है। अब आकार और वस्तु में अंतर किया जाता है। इसी तरह आकारगत सत्यता और वस्तुगत सत्यता में भी अंतर करना चाहिए। निगमन और आगमन भिन्न प्रकार के अनुमान हैं जिनका उद्देश्य भिन्न है। आगमन और निगमन का तीसरा मूलभूत अंतर यह है कि निगमन और आगमन के मूल नियम भिन्न हैं। निगमन के मौलिक नियम विचार के आधारभूत नियम हैं, जो इस प्रकार हैं: तदात्म्य का नियम, विरोध बाधक का नियम, मध्य दशा परिहार का नियम, पर्याप्त हेतु का नियम। परंतु आगमन के मूल नियम दो हैं, जो इस प्रकार है: कारणता का नियम, प्रकृति की एक रूपता का नियम। अब यह जरूरी है कि यदि दो कार्यवाहियों के मूल सिद्धांत और नियम भिन्न हो जो कि उनके आधार बनते हैं, तो उन कार्यवाहियों में अंतर होना अनिवार्य है। निगमन और आगमन की विधियां भिन्न भिन्न हैं। ये फोर्थ डिफरेंस है आगमन और निगमन में। निगमन की विधि संश्लेषण है और आगमन की विधि विश्लेषण है। निगमन में कुछ सच्चाइयां दी हुई होती हैं और उनसे निष्कर्ष निकालना पड़ता है। ये निष्कर्ष तभी निकल सकता है यदि उन ज्ञात सच्चाइयों को परस्पर जोड़ा जाए। न्याय में दो तर्क वाक्यों को जोड़कर तीसरा तर्क वाक्य खींचा जाता है। इस जोड़ने की विधि को संश्लेषण कहते हैं। दूसरी ओर आगमन में तथ्यों के निरीक्षण के बाद उनका कारण खोजना पड़ता है। इसके लिए घटना का विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। इसलिए आगमन विश्लेषण की विधि पर आधारित है। इन दोनों प्रकार के अनुमानों में विधियों का अंतर है। आगमन और निगमन के फिफ्थ मूल अंतर यह है कि आगमन और निगमन के निष्कर्षों में निश्चितता की मात्रा का अंतर है। निगमन के निष्कर्ष आगमन के निष्कर्षों से अधिक निश्चित और सत्य होते हैं, परंतु आगमन के निष्कर्ष कम निश्चित होते हैं। इस संबंध में संभाव्यता के विचार का प्रयोग किया जाता है। अब आगमन के निष्कर्षों में संभाव्यता की मात्रा कम रहती है। निगमन में दी हुई सच्चाई पक्की हो और अनुमान की प्रक्रिया शुद्ध हो तो निष्कर्ष एकदम 100% सत्य होना चाहिए, जैसे 2 + 2 = 4। परंतु यह बात आगमन में नहीं हो सकती, क्योंकि आगमन को विशेष से सामान्य की ओर जाना है। जब भी थोड़े से बहुत निकाला जाएगा तो संदेह के अंश का स्थान बना रहेगा। इसलिए आगमन के निष्कर्षों को कभी भी 100% निश्चित या सत्य नहीं कहा जा सकता है। धन्यवाद।